उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चित्तन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराई सैन का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास और पलायन निवारण आयोग की बैठक में वो शामिल हुए। इस बैठक में भू कानून से संबंधित चर्चाएं जो है वो देखने को मिली। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित विशेषज्ञ और महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की कार्यशाला में प्रतिभाग भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया और इसके साथ ही उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की और हक हुकूक धारियों के साथ संवाद स्थापित किया। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से भी भेंट कर हालचाल जाना। सीएम धामी ने कहा कि इस बार की यात्रा जो है वो अपने अंतिम चरण में है। सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है। यात्रा बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुई है। कपाट बंद होने में अभी कुछ दिन का समय बाकी है, फिर भी भगवान बद्री विशाल के जो दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अग्निशमन विभाग की ओर से उधम सिंह नगर जिले में नई हाइड्रेंट्स लगाने की योजना बनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने विभाग की ओर से 34 नए हाइड्रेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपदा मदद से जल संस्थान को 20 लाख रुपए देने की बात कही है। सबसे अधिक रुद्रपुर में 7 हाइड्रेंट्स लगाए जाएंगे। आग की घटनाओं को काबू पाने के लिए जिले में 80 से ज्यादा हाइड्रेंट्स हैं, लेकिन आग को लेकर संवेदनशील जो बाजार है और बस्तियों में हाइड्रेंट्स नहीं होने की वजह से विभाग को पानी के लिए जूझना पड़ता है। कई बार पानी लेने के लिए काफी दूर जाने की वजह से आग बुझाने में देरी हो जाती है। विभाग की कई चिन्हित जगहों पर हाइड्रेंट्स लगेंगे और इनकी टेस्टिंग भी उनकी निगरानी में ही होगी। नए हाइड्रेंट लगाने के बाद से जिले में इनकी संख्या 114 हो जाएगी। अगर अग्निकांड वाली जगह पर वाहन जाने में दिक्कत होगी तो हाइड्रेंट पर वाहन के हॉर्स को कनेक्टर पर प्रेशर पाइप से आग पर काबू पाया जा पाएगा। अब हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे पर कितने हाइड्रेंट्स जो हैं वो प्रस्तावित है। बता दें कि रुद्रपुर की बात की जाए तो गांधी पार्क गेट, बाटा चौक और भगत सिंह में जो है वो ये हाइड्रेंट्स लगाए जाएंगे। अगर बात की जाए तो रुद्रपुर के गल्ला मंडी, रामलीला ग्राउंड के पास, शाम टॉकीज रोड जो है, इन तमाम जगहों पर जो हाइड्रेंट्स है वो लगाएंगे। 31वीं वाहनी PSC गेट पर भी एक हाइड्रेंट लगेगा। वहीं बालाजी द्वार पर एक हाइड्रेंट जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा और गोल मार्केट रुद्रपुर में भी एक हाइड्रेंट लगाया जाएगा। तीखा की बात की जाए तो बस अड्डे के करीब एक हाइड्रेंट लगाया जाएगा जिसकी वजह से लोगों को सुविधा होगी। बाजपुर में कोतवाली के पास तिराहा है वहाँ पर एक हाइड्रेंट लगाया जाएगा। मंडी गेट के पास एक हाइड्रेंट और वहीं पर चक्रपुर मोड़ पर भी एक हाइड्रेंट इंस्टॉल किया जाएगा। बाजपुर के अन्य इलाकों में भी लगाए जाएंगे जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक हाइड्रेंट इंस्टॉल जो है वो हो जाएगा और नैनीताल रोड शर्मा पैलेस के पास भी एक हाइड्रेंट जो अग्निशमन विभाग है उसके द्वारा लगाया जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, जसपुर की बात करेंगे। राजकीय चिकित्सालय के पास हाइड्रेंट इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगी। अब्दुल बारी चौक के पास एक हाइड्रेंट लगाया जाएगा और सब्जी मंडी में भी जहाँ पर सबसे भीड़ देखने को मिलती है वहाँ पर भी एक हाइड्रेंट जो है वो लगाया जाएगा। जसपुर के मदीना मस्जिद के पास हाइड्रेंट की इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगी। लकड़ी मंडी में भी इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगी क्योंकि लकड़ी जो है कहीं ना कहीं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आग जैसी घटनाएं वहाँ पर हो सकती है जिसकी वजह से वहाँ पर भी एक हाइड्रेंट लगाया जाएगा। महू और बड़ा बाजार जो है वहाँ पर भी एक हाइड्रेंट इंस्टॉल किया जाएगा। काशीपुर की बात करेंगे, गोरिया मिल के सामने एक हाइड्रेंट लगाया जाएगा और तहसील गेट जहाँ पर कि लोग आते हैं अपने कामकाज करवाने के लिए वहाँ पर भी हाइड्रेंट लगाया जाएगा। काशीपुर से आर्यनगर चामुंडा मंदिर के बाहर एक नया हाइड्रेंट इंस्टॉल किया जाएगा। छतरी चौराहे के पास भी एक हाइड्रेंट जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा क्योंकि लगातार काम किया जा रहा है। वहीं पर सितारगंज की बात करेंगे, नकुलिया चौराहा जो कि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है
वहां पर एक हाइड्रेंट लगाया जाएगा। महाराणा प्रताप चौक में भी हाइड्रेंट की इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगी। आगे बढ़ जाएंगे, रामलीला ग्राउंड के पास हाइड्रेंट की इंस्टॉलेशन जो यहाँ पर दमकल विभाग है इसके द्वारा की जाएगी। और अमरिया चौराहा भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी भीड़ रहती है, वहाँ पर भी एक हाइड्रेंट देखने को मिलेगा। नहर पार्क पोस्ट ऑफिस के पास एक हाइड्रेंट जो है वो सितारगंज में लगाया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को कोई दिक्कत ना पेश आए। ये हाइड्रेंट यहाँ पर लगाया जाएगा। लगभग 80 ऐसी जगह है जहाँ पर नए हाइड्रेंट्स लगेंगे। खटीमा की बात करेंगे, प्रयास अस्पताल के पास एक हाइड्रेंट लगाया जाएगा। पंजाब बाग एक इलाका है वहाँ पर, पंजाब बाग एक चौराहा है जहाँ पर कि काफी लोग यहाँ पर होते हैं, वहाँ पर भी जो हाइड्रेंट्स है वो लगाए जाएंगे। यानी कि अब हाइड्रेंट्स की बात करेंगे तो 114 कोई हाइड्रेंट्स जो है वो पूरे उत्तराखंड में लगेंगे। पहले भी हाइड्रेंट्स जो है वो यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन अब कुल मिलाकर 114 हाइड्रेंट्स पूरे उत्तराखंड में इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें से 80 नए हाइड्रेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आगे बढ़ चलेंगे, जहां पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के महात्मा गांधी नेत्र जिला अस्पताल में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विशेष नवजात देखभाल इकाई यानी कि नीकू का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें इस बात की बहुत खुशी है कि अब नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए जिला अस्पताल में नीकू की शुरुआत हुई है, जिसकी वजह से लोगों को सुख सुविधा प्राप्त होगी। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं सबको ईजाज की बधाई दे रहा हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारा जिला हॉस्पिटल है देहरादून का, यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 6 बेड का एसएमसीयू का आज विधिवत उद्घाटन हो गया है। और इसमें जो छोटे बच्चे हैं जो प्री मेच्योर होते हैं या उनको दिक्कत हो जाती है, उनको पूरा यहाँ पे देखभाल की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि लगातार हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर रही है। इस साल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार भी शुरू हो गया है। अगले साल का टारगेट हमारा कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा और उससे अगले साल हमारा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि अब डॉक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में आ गए हैं, नर्सें भी अब पर्याप्त मात्रा में आ गई हैं। 1500 नर्सों की बहुत जल्दी हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं। और अभी 288 जो बैकलॉग के MBBS डॉक्टरों की जो भर्ती करने जा रहे हैं वो भी पूरी हो जाएगी। तो हर प्रकार से जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि अब हमारे राज्य में वहीं मसूरी में भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल और व्यापार संघ से संयुक्त तत्वावधान में कुल्लरी स्थित एक होटल के प्रांगण में उत्तराखंड के पवित्र लोक पर्व इगास का आयोजन धूमधाम से किया गया। इगास कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के राज्य मंत्री और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष ज्योति प्रसाद गहरोला ने किया। इस मौके पर पारंपरिक और लोक कलाकारों और गायकों के गीतों पर लोगों ने जमकर नृत्य किया। साथ ही आतिशबाजी के साथ भैलो खेला गया और साथ ही साथ लजीज पहाड़ी व्यंजन भी यहाँ पर परोसे गए। हमारे मूल्यों में जीवित था, आज पुनः एक नए स्वरूप में, नए फ्लेवर में या उत्सव के रूप में हमारे साथियों के द्वारा आज मसूरी मंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं के द्वारा इसको मनाया जा रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि कार्यकर्ताओं ने पूरी जनता को इस कार्यक्रम में भागीदार बनाया है। लोगों को, बच्चों को, नई पीढ़ी को जानने का मौका मिल रहा है कि हमारी अपनी पुरानी परंपराओं में, पुरानी संस्कृति में किस प्रकार के लोक पर्व हैं, इन लोक पर्वों का क्या महत्व है, भगवान राम से जुड़ा हुआ इसके पीछे क्या कहानियां हैं, हम सबको किस प्रकार से अपनी परंपराओं को, संस्कृति को, अपने मूल्यों को, अपनी आस्थाओं को किस प्रकार से जीवित रखना है, सुरक्षित रखना है, अफसोस रखना है। तो अफसोस रखने की दिशा में यह प्रयास अभिनव प्रयास है। मेरा बहुत ढेर सारा साथ हुआ है। देखिए, इजाज का पर्व हमने पहले भी बनाया है, पर इजाज का पर्व इसमें महत्व पेश करता है कि हमारा पारंपरिक पर्व है, उत्तराखंड का, पहाड़ का पारंपरिक पर्व है। और इस पर्व को मनाना
पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए एक गर्व की बात है और इस पर्व को हमें पूरे भारतवर्ष में ले जाना है, पूरे विश्व में ले जाना है और इस पर्व की महत्वता को जन जन तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से हमने आज ये कार्यक्रम करा है। आज कार्यक्रम में एक तो ढोल, डमाऊ, रणसिंगा, मसकदीन इस प्रकार के यंत्रों के साथ पहाड़ी गीत संगीत है, इसके साथ साथ पहाड़ी नृत्य है, एक पहाड़ी गानों की टोली है, साथ में आतिशबाजी है, बेलू खेलने पर पुरस्कार है और सबसे बड़ी बात आज पहाड़ी व्यंजन है। सभी लोगों के लिए पूर्ण रूप से पहाड़ी व्यंजन है, वो पहाड़ी व्यंजन जिसका आज हम समझते हैं पूरा विश्व लोहा मान रहा है। ऐसे पहाड़ी व्यंजन को इस आगाज के साथ हम शुरू करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि मसूरी से ये एक बड़े कार्यक्रम की आगाज होगा और पूरे विश्व में जाएगा। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में शीतकालीन को देखते हुए टाइमिंग बदल दी गई है। इसी को लेकर देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने कहा है कि नवंबर के महीने से लेकर फरवरी तक सभी सरकारी अस्पताल 9 बजे से 3 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं पर मार्च से अक्टूबर के महीने तक 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ये जो टाइमिंग है वो रहने वाली है। सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बुजुर्गों से कम बाहर निकलने को कहा है और ऐसे में सांस के मरीजों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को प्राथमिकता के साथ निर्देश दिए गए हैं। द्वारा निर्देश दिए गए तो दिवाली के बाद थोड़ा सा पॉल्यूशन की क्वालिटी जो है देहरादून में जिस तरह देखने में आ रहा है काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, तो जो बुजुर्ग मरीज है हमारे जिनको सांस लेने की बीमारी है उनमें दिक्कत आ गई है, तो मेरे द्वारा सभी अस्पतालों को इसमें भी निर्देश दिए गए कि इस टाइप के जो मरीज आ रहे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको देखा जाए। और बुजुर्ग लोगों से भी मेरी सलाह रहती है कि सुबह या शाम को जो घूमने जा रहे हैं जब तक जो हवा का प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है थोड़ा उसको अवॉइड करें, जिससे कि सांस लेने की या दमे की या फेफड़ों की बीमारी से अपने आप को बचाव कर सकें। तो सभी अस्पताल पूरे स्टेट में 9 बजे से 3 बजे तक चलते हैं और देश में जितना जो बाकी के 8 महीने हैं रात 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, क्योंकि अब नवंबर शुरू हो गया तो इसलिए सभी अस्पताल 9 से 3 बजे तक खोलने के लिए मेरे द्वारा संबंधित। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे 5 दिवसीय युवा महोत्सव में मंगलवार को स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही खेल से रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में पहुंचे खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया है कि कार्यशाला में स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों के साथ ही कोच भी मौजूद है। कार्यशाला के जरिए खिलाड़ियों को अपने भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के साथ ही खेल से रोजगार में मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई। आपने खुद देखा कितना जोश है बच्चों में और कोचेस जो आए हुए उनमें, बाहर से जितने खिलाड़ी आए उनमें भी जोश है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सेशन के माध्यम से आपने देखा भारत से काफ़ी नामी गिरामी लोग आए हैं जो कि स्पोर्ट्स साइंस पे, फिजियोथेरेपी पे, आज जैसे देखा नेवी से उनके नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे। तो ऐसे लोग आके हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है वो जो अगर पुरानी जैसी भावना जिससे कि उनको उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस भावना को हटाना है और डेवलपमेंट वाली भावना को डालना है। तो इस भावनाओं के लेके ये कॉन्क्लेव हो रहा था और आज हमारा तीसरा दिन है, 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन हमारे और भी गेस्ट आएंगे। उपनल कर्मी नियमितीकरण और कई अन्य मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उपनल कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर बीते कल सचिवालय का घेराव किया। वहीं उपनल कर्मचारियों के सचिवालय कूच को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय लेती है सरकार उसको स्वीकार करती है, इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही साथ सरकार के संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन न्यायालय के फैसले के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। देखिए न्यायालय जो भी निर्णय लेता है सरकार उसको स्वीकार करती है, उसके लिए एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का भी एक बार सरकार मूल्यांकन करती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। बच्चों के विकास के लिए पठन पाठन के साथ खेल गतिविधि भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए
शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट उत्कृष्ट शुरू किया गया है, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अगर बात की जाए, अगर हम शिक्षा अधिकारी की बात करेंगे तो मुख्य शिक्षा अधिकारी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को स्मार्ट स्कूल बनाने के दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर लागू किए गए हैं। आप अवगत ही हैं कि जो प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है शिक्षा विभाग अंतर्गत, जिसमें हम ये ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी भी तकनीक से या उपकरण से या हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे विहीन ना रहे। तो इसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल्स, सभी प्रिंसिपल्स के लेवल पे सीईओ की मीटिंग हो चुकी है और वी आर ऑलरेडी मिडवे। हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स थे, 7 में से 4 ऑलरेडी संपन्न किए जा चुके हैं सभी स्कूल्स में, जैसे व्हाइट बोर्ड, सभी स्कूल्स में सिर्फ व्हाइट बोर्ड या तो रिप्लेस हो चुके हैं या किए जा रहे हैं। उचित प्रकाश व्यवस्था प्रत्येक क्लासरूम में, जो एटलीस्ट 1 आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो बन रही थी उसका कार्य ऑलरेडी सभी स्कूल्स में चल रहा है। उचित टॉयलेट्स और जो हमारे पानी के टैंक्स रहते हैं उनको मंकी नेट कवर प्रदान करना कि जिससे वो डैमेज ना हो और हमारी पानी की पूर्ति निर्बाध सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही हमारा लाइब्रेरी कॉर्नर, जिसमें इंग्लिश हिंदी की महापुरुषों की जीवनियाँ हों, डिक्शनरीज हों, एटलसेस हों, जिससे बच्चों मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ साथ जब वो कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आए तो अपने आप को अब्रेस्ट रख सकें। और इसके साथ ही जो हमारे स्कूल्स में फर्नीचर विहीन है, जितने भी स्कूल फर्नीचर विहीन है, तो हमारा लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनको कवर कर दिया जाए। तो इसमें ऑलरेडी सीईओ के लेवल पे प्रशासन द्वारा एक डिस्क्रिशनरी फंड ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका है, जिसमें प्रथम चरण में उनको 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। उनसे जैसे ही और डिमांड आएगी तो और फंड्स का भी मैनेजमेंट किया हुआ है और फंड्स भी उनको तत्काल प्रेषित कर दिए गए। देवोत्थान एकादशी और बाबा श्री खाटू श्याम जन्म महोत्सव के अवसर पर डोईवाला में भक्तों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। देवोत्थान एकादशी के अवसर पर जहां पर माता तुलसी जी का भगवान शालिग्राम से विवाह करवाया जाता है, इसी दिन का महत्व सनातन धर्म में बहुत खास है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान स्वयं काल से उठते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहीं पर इस अवसर पर डोईवाला के सिद्ध पीठ शक्ति भवन मंदिर में भगवान शालिग्राम की बारात डांस बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें कि भक्तगण खुशी से भगवान के भजनों पर झूमते और गाते नजर आए। भगवान शालिग्राम का स्वागत डोईवाला में कई व्यापारियों ने प्रसाद वितरण कर किया। बता दें कि भगवान की बारात पूरे डोईवाला नगर क्षेत्र से होते हुए शक्ति भवन मंदिर पर आकर समाप्त हुई, जहाँ पर भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं पर भगवान खाटू श्याम का जन्मोत्सव और इगास का पर्व होने से इस दिन की महत्वता और बढ़ जाती है। इस दिन सच्चे मन से मांगी गई जो मनोकामना है वो पूर्ण जरूर होती है। दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भगवान जो है वो शयन काल में थे और आज जो है भगवान हर दिन को जाग जाते हैं। आज से मंगल कार्य शुरू होता है और आज के दिन माँ तुलसी रानी की जो है भगवान से विवाह होता है। विधिवत जो है भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ये पर्व जो है साल भर में एक बार कार्तिक मास में इसमें बताया गया है कि जो कार्तिक व्रत है अगर हिंदू पंचक से यानी एकादशी से और पूर्णमासी तक करता है उसको पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। इसमें प्रातःकाल गंगा स्नान करना और भगवान की भक्ति करना ये उत्तम बताया गया है। इसलिए सभी लोग आज खुशी मना रहे हैं भगवान की और तुलसी माता की विवाह से उपलक्ष्य में सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करे। विवाह से पहले जब माता जैसे होता था भगवान जी का, उस तरह से हुआ। भगवान की थोड़ी देर विश्राम किया, भजन कीर्तन हुआ, संगत लोग को चाय नाश्ता किया। भगवान के चरण हमारे घर में पड़े, हमारे लिए वही बहुत है। बाकी हम तो जाकर पूरे नगर में
प्रभु की कृपा हो, भाग्यधारी लाल की कृपा हो, ये उत्सव हर घर में हो, हर घर में हम जागरूकता हमारे सनातन धर्म में आए, ये हम चाहते हैं। सबको इस सबकी बहुत बहुत कृपा। तो मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को जो है इस देवउठनी एकादशी की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज का जो पर्व है, आज का जो देवउठनी एकादशी का जो महत्व है, आज भगवान जो है 4 महीने के बाद जो है अपनी सैया से उठ करके और जो है अपने इस लोक में जो है आए हैं। और इसका आज का दिन का जो इतना बड़ा महत्व है कि आज के दिन के लिए सारे प्रोग्राम और सारे शुभ विवाह जो है आज के दिन ही संपन्न कराए जाते हैं। और इस तुलसी विवाह का जो महत्व है, तुलसी विवाह में जो ये इसका जो विवाह है इसमें जो है महिलाएं बढ़ करके भाग लेती हैं और जो अपनी मनोकामना है वो इसकी सीधी पूर्ति होती है। सहिया के बोहरी गांव स्थित भगवान श्री परशुराम जी जो हैं और साथ ही साथ मां रेणुका के मंदिर में व्यास मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान श्री परशुराम जी और माता रेणुका जी का पालिकाओं के शाही के साथ जो है वो यहाँ उन्हें स्नान कराया गया। शाही स्नान के बाद हजारों लोगों ने देव दर्शन कर मन्नतें मांगी, साथ ही प्रसाद और भंडारे को भी ग्रहण किया। इससे पूर्व रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस आयोजन में जौनसारी, हिमाचली और गढ़वाली संस्कृति की धूम मची रही। वहीं हिमाचल के प्रसिद्ध लोक गायक नाटी सिंह कुलदीप शर्मा के गीतों पर युवा और महिलाएं, बुजुर्ग सभी जमकर चुके। आपको बता दें कि बोहरी गांव स्थित श्री परशुराम देवता और मां रेणुका जी के मंदिर में आयोजित व्यास मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मंदिर में पूरी रात देव भक्तों द्वारा भजन कीर्तन कर देवता के नाम पर अपनी आस्था अर्पित करते हैं। सुबह 4 बजे मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिस दौरान की मंदिर का भगवान परशुराम में जो यहाँ पर माहौल है वो हो गया। करीब 11 बजे भगवान परशुराम देवता और माता रेणुका जी की पालिकाओं को मंदिर के गर्भ गृह से निकालकर गांव से कुछ दूरी पर स्थित बोईतोगी नामक स्थान पर शाही स्नान करवाया गया। करीब 12 बजे देव पालकियों को यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह से शाही स्नान के बाद मंदिर में एक बार फिर से विराजमान किया और इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने देव दर्शन कर अपनी और अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। देव दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद और भंडारा जो है वो ग्रहण किया। ये व्यास मेला महाराज जी का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। महाराज परशुराम जी, मां रेणुका जी का जो पर्व है, जिसमें हम सब लोग मिलके महाराज जी के दर्शन के लिए भक्त लोग आते हैं। मैं सभी भक्त लोगों का, सभी दर्शकों का, सभी कलाकारों का आदि अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भव्य स्वागत, भव्य तरीके से ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और मैं देख रहा था कल की मीडिया में, आज के पेपर अखबार में भी देखा है, भडोल, बोहरी गाँव, अनेक गाँव में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन बोहरी गाँव में जो कल प्रदर्शन का देखने को मिल रहा था, मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भगवान के प्रति बहुत आस्था है, भगवान के दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। सभी ये मान सम्मान मिलता है, नहीं तो कोई नहीं पूछता। काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर लंबे समय से बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे निजी अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान सीज किया है। बता दें कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर जुर्माना भी लगाया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मजीद सिंह साहनी तथा पुलिस ने निजी अस्पताल पर छापा मारा। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के कागज पूरे नहीं करवाए गए थे और बगैर रजिस्ट्रेशन के अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा था। डॉक्टर अमरजीत साहनी ने बताया है कि जब उन्होंने टीम के साथ अस्पताल पर छापा मारा तो ये खुलासा हुआ कि अस्पताल की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो की गई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए अस्पताल की ओर से कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई है, जिससे कि अस्पताल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इस दौरान एक महिला मरीज का उपचार वहां चल रहा था, जिन चिकित्सकों ने उपचार किया उन पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले अस्पताल में मरीजों का उपचार करने को लेकर जुर्माना लगाया गया। जैसे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आजकल सीईए के रजिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल्स की और लैबों की जांच की जा रही है। तो आज जो है मुरादाबाद रोड पर
काशीपुर में सेवा अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि पिछले 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और इनके पास जो है मूल रूप से सीएमओ ऑफिस से कोई भी इनका कागजात या सीए का रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं पाया गया। तो एक महिला एवं यहाँ पे पाई गई जिनका कि ऑपरेशन हुआ है और उनका सीवियर ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया ने आकर उनका ऑपरेशन किया है। तो उन पर भी चालान निर्धारित किए गए हैं कि जैसे कि डिग्री धारक डॉक्टर अगर अनरजिस्टर्ड अस्पताल में चालान करता है, वो काम करता पाया जाता है, तो उनको भी जुर्माना शुल्क भरना पड़ेगा। और सेवा हॉस्पिटल पे जुर्माना तय किया गया है और इनको जब तक इनके कागजात पूरे नहीं हो जाते हैं सीएमओ कार्यालय से, तब तक इस अस्पताल को सीज किया जाता है। तो मरीजों ने कहाँ रखा है? जी, मरीजों को मरीज एक ही थे यहाँ पर, तो मैं चाह रहा था कि इनको मैं राजकीय चिकित्सालय में भेजूं। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।